नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत की सत्तारूढ़ पार्टी और साथ ही उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का कार्यक्रम ये है, इन दोनों का एजेंडा ये है कि भारत का संविधान जो बुनियादी रूप से अधिकारों पर आधारित है, आज़ादी पर आधारित है, उसको पलट के कहीं ना कहीं जो कर्तव्य आधारित संविधान बना दिया जाए। और ख़ासकर ऐसे वक्त में जब हम ये देख रहे हैं कि जो भूखे लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं, उनकी एक लंबी फहरिस्त तैयार हो रही है। इस सब के बावजूद हर किसी के हाथ में एक झंडा देकर, एक भगवा झंडा देकर बस उन्हें दौड़ा दिया गया है। ऐसे वक्त में सब कुछ भूल जाने का नैरेटिव चल रहा है। पूरा डिस्कोर्स ये है कि आप भूल जाइए बुनियादी मुद्दों के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और इसीलिए ये खास कार्यक्रम हम आप तक लेकर आ रहे हैं जो बात करता है सवाल सेहत का, जो आपके सामने रखता है। हमारे जो नीति निर्धारक हैं उनके सामने सवाल रखता है कि हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं, हमें चाहिए अस्पताल, हमें चाहिए डॉक्टर्स, हमें चाहिए बेहतर सेहत, भारतीयों की सेहत, ताकि भारत की सेहत सुधर सके। हमने अभी तक आपको बताया था कि किस तरीके से भारत में जो मर्ज का कर्ज है, यानी कितने लोग बीमार हैं। दूसरे एपिसोड में आपको हमने खासकर बताया कि किस तरह से पैसा जो खर्च होना चाहिए बुनियादी मुद्दों पर, जैसे स्वास्थ्य है, उसको वहाँ खर्च ना करके अलग अलग तरीके से जो राजनीतिक चुनावी एजेंडे हैं उस पर खर्च किया जा रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस पूरी बात से मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि किस तरह से एक अधिकार के तौर पर बेहतर सेहत हमें मिलनी चाहिए, यानी राइट टू हेल्थ। जो भारत में जो संविधान है हमारा, वो डायरेक्टली इस राइट टू हेल्थ के बारे में जिक्र नहीं करता है, लेकिन अलग अलग तरीके से हमारे सामने ज़रूर पेश आती रही हैं चीज़ें। हम जानते हैं कि सरकार को अपने एजेंडे पर वापस लाने के लिए इसकी बेहद ज़रूरी है कि कानूनी हक मिले। जैसे राइट टू फूड है, या राइट टू एजुकेशन है, या राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ऐसे राइट टू हेल्थ भी होना चाहिए। यहाँ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन आइए उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बनजोत कौर है। सवाल सेहत का के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर पर्याप्त खर्च ना करने के कारण कैसे आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ रहा है, जो हर साल लाखों लोगों को गरीबी के गर्त में धकेल रहा है। इस एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कुछ ऐसे कानूनों की जिनकी जरूरत तो है पर वह अस्तित्व में नहीं है, और अगर कुछ कानून है भी तो उनके होने या ना होने से आपकी हमारी जिंदगियों में कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा, जैसा कि कई अन्य कानूनों के साथ होता है। शायद पिछले साल आपने पढ़ा होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ एक सुनवाई के दौरान ये सुन के हैरान रह गए कि जिस दवा डोलो को उन्होंने कोविड के दौरान लिया, उस दवा बनाने वाली कंपनी ने डॉक्टरों के पास इसकी मार्केटिंग करने के लिए बेतहाशा खर्च किया। मुख्य न्यायाधीश का कहना था कि अगर ये बात सच है कि कोई दवा कंपनी किसी डॉक्टर को किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रही है, तो यह एक बेहद गंभीर मुद्दा है। इस सुनवाई और उससे जुड़ी खबरों से जो मुद्दा सामने आया और जिसे सख्ती से निपटने से सरकार ने कोई अब तक ज़रूरत नहीं समझी, वो आपको और हमें यानी आम जनता को सीधे प्रभावित करता है। मुद्दा ये है कि फार्मा कंपनियां डॉक्टरों को रिश्वत देती हैं, और इस पर रोक लगाने के लिए भारत में किसी तरह का कोई कानून नहीं है। इस रिश्वतखोरी के दो नतीजे मुख्यतः होते हैं। दवा कंपनियां मार्केटिंग पर भारी खर्च करती हैं, जिससे आपके लिए दवा की लागत कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा, बेतुके प्रिस्क्रिप्शंस लिखने का चलन बढ़ता जा रहा है, जिसका असर भी अंततः आप ही की जेब पर होता है। यानी कि अगर डॉक्टर एक किसी दवा बनाने वाली कंपनी से प्रभावित होकर बेतुके प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, तो हो सकता है वो दवाइयाँ आपको खानी पड़ रही हों जिसकी ज़रूरत आपको वास्तव में नहीं हो। ये दोनों बातें यदि आपको कहीं सुनी लगती हैं तो ऐसा नहीं है।
इससे जुड़े दुनिया भर में कई अध्ययन हुए जो ये बात साबित करते हैं, और कुछ अध्ययनों के स्क्रीनशॉट हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। वो ये बात साबित करते हैं कि रिश्वतखोरी एक सच्चाई है, और इस रिश्वतखोरी से प्रभावित होकर डॉक्टर्स कई बार अपना प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा इसका निर्णय करते हैं। यह बात पर्याप्त रूप से दर्ज है कि फार्मा कंपनियां डॉक्टरों को रिश्वत देती हैं। 2019 में मैंने खुद एक आरटीआई अर्जी दाखिल कर सरकार से पूछा था कि क्या उसे ऐसी कंपनियों के बारे में मालूम है। अपने जवाब में सरकार ने खास तौर पर 14 कंपनियों के नाम भी बताए। वह नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इन नामों से ये बात तो साफ है कि सरकार ये जानती है कि गलती कौन कर रहा है। पर फिर सरकार ने आखिर किया क्या? सरकार ने मुझे कहा कि फार्मा कंपनियों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि एक तरह की आचार संहिता है, और इसके तहत ऐसी मार्केटिंग तकरीबें अपनाए जाना गैर कानूनी है। इससे डॉक्टरों को क्या मिलता है, इस पर बात हम आपसे कुछ देर में करते हैं। अभी बात फार्मा कंपनियों यानी कि दवा बनाने वाली कंपनियों की। तो क्या होता है अगर कोई फार्मा कंपनी इस कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे UCPMP कहते हैं, उसका पालन नहीं करती हैं? कुछ नहीं होता है जी। सभी फार्मा कंपनियां इन कंपनियों से जुड़े कुछ संघों यानी कि एसोसिएशन का हिस्सा होती हैं। तो अगर कभी कोई फार्मा कंपनी उस कोड का उल्लंघन करते हुए पाई जाती है तो उनकी उस एसोसिएशन की सदस्यता मात्र रद्द हो जाती है। सरल शब्दों में उदाहरण के लिए समझें कि अगर कोई मीडिया कंपनी किसी निश्चित नियम कायदे का उल्लंघन करती हुई पाई गई तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको उस एसोसिएशन से बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह फार्मा कंपनी को भी उसकी एसोसिएशन से बस बाहर कर दिया जाएगा। फार्मा कंपनियों के मामले में ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कोड यानी कि UCPMP स्वैच्छिक या वॉलंटरी है, अनिवार्य या मैंडेटरी नहीं है। तो ये भी क्या कोई सजा का तरीका हुआ कि आपको आपकी एसोसिएशन मात्र से बाहर निकाल दिया जाए? जवाब है बिल्कुल नहीं। गौरतलब है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां किसी भी तरह के अनिवार्य या मैंडेटरी रेगुलेशन के पूरी तरह से हमेशा खिलाफ रही हैं, और वो ये कहती आई हैं कि सेल्फ रेगुलेशन ही सबसे बेहतर है। दिलचस्प पहलू ये भी है कि अपनी पड़ताल में मुझे कुछ ऐसी कंपनियां भी मिली जो कि किसी फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का हिस्सा ही नहीं थी, इसलिए उन्हें किसी भी तरह की सजा दी ही नहीं जा सकती थी या किसी एसोसिएशन से बाहर ही नहीं किया जा सकता था। हालांकि किसी एसोसिएशन से किसी कंपनी को बाहर कर देना कोई सजा नहीं है, ये तो आप भी समझ रहे होंगे। अब बात डॉक्टरों की जिन्होंने उस रिश्वत को लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखने वाले शिकायतकर्ताओं ने इस बारे में दस्तावेजों के साथ कुछ बातें सरकार को बताईं। उन दस्तावेजों के अनुसार इन डॉक्टरों को कंपनियों ने विदेशी दौरे, मौज मस्ती वाली यात्राओं के लिए कैश, एयरलाइन टिकट इत्यादि इत्यादि दिए, और ये सब मेडिकल कॉन्फ्रेंस की आड़ में। इसके अलावा घरेलू उपकरणों से लेकर अन्य सभी ज़रूरतों का ख्याल भी कई बार ये कंपनियां डॉक्टरों के लिए रखती हैं। तो इन सब दस्तावेजों को स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने पेश किया गया। डॉक्टर्स के नाम, दवा कंपनियों के नाम, कब कौन सी टिकट दी गई, कब कौन सा प्रलोभन दिया गया। पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या किया? उसने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भेज दिया। क्या कोई कार्रवाई डॉक्टर्स पर हुई? नहीं। हमने इस मामले में मूल शिकायतकर्ता और अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले व्यक्ति अमिताभ गुहा से बात की। ये जो अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस है, जो मेडिसिन बेचने के लिए मेडिसिन कंपनियां, सारी मेडिसिन कंपनियां जो इस्तेमाल करते हैं, उसका खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दर्ज किया है। और जांचिका में हमने यही बोले थे कि भाई
एक तो कुछ कानून होना चाहिए कि डॉक्टरों को खिला के पिला के उसको खुशी रखते हुए इतने करोड़ रुपया इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डालते हैं, वो पैसा तो मेडिसिन का भाव बढ़ा चढ़ा के वसूल हो जाता है। तो इसलिए मेडिसिन का भाव ज्यादा रखने का ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण है, मेडिसिन दुनिया में ऐसे मार्केटिंग प्रैक्टिसेस करके जो मन चाहे वही मेडिसिन लिखवाते हैं डॉक्टरों से। इसलिए मार्केट में बहुत सारी अवैध मेडिसिन और जिन मेडिसिन के हानिकारक मेडिसिन, ये सब अपने आप से मजा से बेच रहे हैं। इसको रोकने के लिए हमने बोला कि भाई एक तो कुछ कानून करो, एक कोड लाओ और कोड को कानूनन करो। तो सरकार ने बोला मैं नहीं करूंगा। और सरकार ने जब कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से उन सरकार को कहा गया था कि आप कोर्ट का बारे में क्या सोचा है हमें बताओ। सरकार ने बोला हमने एक कमेटी बनाया है, वो कमेटी सोच विचार करके हमें बताएगा हमको कोर्ट कैसे करना चाहिए। तो समय बहुत दिया। जो ऐसा होता है, सरकार समय खींच के बहुत देर में वो कमेटी का रिपोर्ट का रूप में एक रिपोर्ट दर्ज किया है। और रिपोर्ट में कहा जाता है कि कोई जरूरत नहीं है कि हमारा देश में जो बंदोबस्त है मेडिसिन का मार्केटिंग का रोकने के लिए, अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस वगैरह रोकने के लिए वो काफी है। और काफी कैसे हैं? क्योंकि कानूनन कोई उसमें रोक लगाने का बंदोबस्त नहीं है। इसलिए कंपनियां जैसे चल रहा था ऐसे ही चल रहा है, डॉक्टर को खिलाते पिलाते और मस्ती करने के लिए पैसा बहुत डाल रहा है। और मार्केट में हानिकारक दवाइयां चली रहा है। मार्केट में जिस दवाई को खारिज करना चाहिए, बैन करना चाहिए, वो भी आराम से चल रहा है। इन लोगों ने हम कहते हैं जितना दिन आप इसको खींचोगे उतना ही लोगों का मुश्किल उतना ही होगा, लोगों का हानि उतना ही होगा अगर ज्यादा खींचो तो। इसको तुरंत फैसला होना चाहिए। हमने बार बार बोला है, लेकिन जैसा होता है हमारा देश में, कानून को बहुत समय लेते हैं, कानून का उसको कोई कदम लेने के लिए। इस बीच सरकार ने पिछले साल शीर्ष अदालत में ये साफ कह दिया कि इस बारे में कोई मैंडेटरी कानून बनाने की वह जरूरत नहीं महसूस करती है। वॉलंटरी कोड ही उसके हिसाब से काफी है। पिछले साल नीति आयोग ने सिफारिश की थी कि डॉक्टर्स को मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। यह एक स्वैच्छिक या वॉलंटरी कोड ही रहेगा। तो इस तरह आपने जाना कि सरकार और दवा बनाने वाली कंपनियां इस बात पर एक मत हैं कि डॉक्टर्स और फार्मा कंपनियों के रिश्ते को रेगुलेट करने के लिए किसी सख्त कानून की जरूरत नहीं है। यहाँ ये बात जान लीजिए कि ये नरेंद्र मोदी सरकार ही थी जो इस कोड को भी कम से कम, जो कि वॉलंटरी है, उसे लेकर आई। इस सरकार से पहले कोई कोड ऑफ कंडक्ट अस्तित्व में था ही नहीं। लेकिन अब यह सरकार भी इस कोड को कानून में बदलने में टाल मटोल करती ही दिख रही है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे अब नेशनल मेडिकल कमीशन के नाम से जाना जाता है, उसने पिछले साल डॉक्टर्स के लिए स्पॉन्सरशिप ना लेना अनिवार्य कर दिया। यह फैसला मील का पत्थर साबित हो सकता था, लेकिन इन दिशा निर्देशों को 2 दिनों के अंदर ही वापस ले लिया गया। वजह, डॉक्टर्स की शक्तिशाली लॉबी, जिसका नाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या IMA है, उसने इसका जबरदस्त विरोध किया और सरकार के अधीन आने वाले नेशनल मेडिकल कमीशन को झुकना पड़ा। जहां तक स्वास्थ्य सेवा का सवाल है, कानून बनाने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है डॉक्टर्स की तुलना में मरीजों के अधिकार आखिर क्या हैं। अक्सर सुनने को मिलता है डॉक्टरों के लापरवाही के केस सालों साल चलते रहते हैं। ऐसी कहानियों की कोई कमी नहीं। गुवाहाटी के रहने वाले तन्मय गोस्वामी ने दिल्ली के एक सबसे बड़े अस्पताल में आप बीती के बारे में बताया, जहां एक गैर ज़रूरी सर्जरी के चलते उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उनके पिता
नियमित जांच या एक रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए और घर सीधे हार्ट में पेसमेकर के साथ लौटे, वह भी जिसे गलत तरीके से लगाया गया था। पेसमेकर लगाए जाने के कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें परेशानियां शुरू हो गईं और सुधार के लिए की गई सर्जरियां भी किसी काम नहीं आई। आखिरकार वो जिंदगी से जंग हार गए। तन्मय की लड़ाई उस अस्पताल के खिलाफ 2004 में शुरू हुई और अब पिछले साल ही जाके खत्म हुई। ये संघर्ष स्थानीय उपभोक्ता अदालत या कंज्यूमर कोर्ट से शुरू हुआ था, जहां उन्होंने 14 साल बाद ये मामला जीता। फिर मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में पहुंच गया, जहां अस्पताल ने पुराने फैसले को चुनौती दी थी। यहाँ भी निर्णय तन्मय के पक्ष में आया और मुआवजे के तौर पर उन्हें 7 लाख रुपए दिए गए। सुनते हैं अब तन्मय गोस्वामी को। मेरे डैड के साथ 2003 में एक मेडिकल नेग्लिजेंस का इंसिडेंट हुआ था एंड कहानी तो लंबी है, बट इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो क्या हुआ था कि डैड अकेले गए थे गुवाहाटी से दिल्ली बत्रा हॉस्पिटल एक रेगुलर हार्ट का टेस्ट कराने, और 2 दिन बाद हमें कॉल आता है कि उनकी लाइफ अभी डेंजर में है और पेसमेकर इमीडिएटली इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसलिए मेरे मॉम को वहाँ इमीडिएटली बुलाया गया था। तो हुआ ये था कि उन लोगों ने बत्रा हॉस्पिटल में जो कार्डियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर उपेंद्र कौल और उनके टीम, तो उन्होंने एक प्रोसीजर कर दिया था मेरे डैड पे, एक ऑपरेशन विदाउट टेकिंग हिज कंसेंट, मतलब उनका कंसेंट नहीं लिया था ऑपरेशन के पहले, और इसके वजह से जो उसके बाद कठिनाई हुई, जो रिस्क हुआ, उसके लिए पेसमेकर इंस्टॉल करना पड़ा। और उसके बाद भी पेसमेकर में भी मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ था कि पेसमेकर अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुआ था, फिर ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ा। तो एक लंबी कहानी थी। तो उसके बाद 2004 में मेरे डैड ने डिसाइड किया कि हम लोग बत्रा हॉस्पिटल और कार्डियोलॉजिस्ट को कंज्यूमर कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल कि कोई विदाउट कंसेंट आपके ऊपर ऑपरेट करे। तो 2004 में हमें लगा था कि ओपन शट केस होगा, क्योंकि एविडेंस बहुत ही क्लियर थे, पर हम बहुत गलत थे, क्योंकि 2004 से लेके 2015 तक मेरे डैड एवरी हियरिंग को जाते थे, गुवाहाटी से दिल्ली फ्लाइट बुक करके, वहाँ स्टे करके। हमारे एडवोकेट कैलकाटा से आते थे, तो एक कॉस्ट भी था। सो डेट्स आफ्टर डेट, तारीख आफ्टर तारीख मिलती जाती थी, और 2015 में मेरे डैड को न्याय नहीं मिला और वो नहीं रहे, वो गुजर गए। और फिर मेरे मॉम और हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम ये केस फिर भी लड़ेंगे, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। और इसलिए 2015 से लेके हम फिर से लगे रहे और मैं इन्वॉल्व हुआ उसमें। और 2018 में जाके आफ्टर सो मेनी इयर्स फाइनली स्टेट फोरम, जो हमने कंज्यूमर फोरम दिल्ली में हमने केस दिया था, तो उन्होंने हमारे फॉर्म में ये केस दिया, हमने केस जीता आफ्टर सो मेनी इयर्स। मैं अभी इन शॉर्ट बता रहा हूँ, तो इसको आपको लगेगा कि इतनी जल्दी हो गया, पर ये 2004 से लेके 2018 तक चला। तो हमें लगा फाइनली हमने केस जीत लिया, तो कोर्ट ने 10 लाख रुपीस कंपेंसेशन दिया। पर अगर आप कैलकुलेट करते हैं कि फ्लाइट का, वहाँ रहने का और एडवोकेट का कॉस्ट, हमने उससे ज़्यादा ही खर्च किया होगा। पर ये हुआ कि जो बत्रा हॉस्पिटल थे और वो कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, ये चैलेंज करेंगे। तो उन्होंने हमें फिर से चैलेंज किया नेशनल कंज्यूमर फोरम में, और तो फिर से अभी डे 1 से फिर से सब चालू हो गया, तारीख पे तारीख मिलता गया। बीच में कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से और खींचता गया केस। तो मेन उनका मोटिव रहता यही है कि आप अगर ऐसा मेडिकल नेग्लिजेंस केस होता है, तो कि कैसे आपको परेशान करें कि डेट आफ्टर डेट। उनको ऐसा लगता है कि आप फाइनली गिव अप कर देंगे, आपको लगेगा कि आपकी भी एक लाइफ है, आप कितने बार भी कोर्ट जाओगे, कितना ही खर्च करोगे। पर हम लोग लगे रहे, क्योंकि मेरे डैड का एक इमोशनल कनेक्ट था कि वो चाहते थे कि ये केस वो जीते। तो हम लोग लगे रहे, और फाइनली 2003 में लास्ट ईयर हम लोगों ने ये केस फिर से जीता नेशनल फोरम में। और फाइनली जाके फिर बत्रा हॉस्पिटल ने हार मान ली, वो लोग
आगे सुप्रीम कोर्ट नहीं बढ़े। तो हमें तो ये भी लग रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और अगर जाते भी थे तो हम लोग फिर से कंटिन्यू करते थे। इन शॉर्ट ये हुआ था केस। और कहने में इजी है कि आप 19 साल या 20 साल एक केस में लगे रहें, पर मेरा मैसेज यही रहेगा सबको कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप ये जाने मत दीजिए। आपके पास अगर ऐसा फाइनेंसेस नहीं है तो आप, ऐसे केसेस बहुत सारे होते हैं, आप तो उन्हें ढूंढिए, 2-3 लोग, 4-5 लोग मिलके एक जॉइंट उनके अगेंस्ट एक फाइल कीजिए अगर आप खुद नहीं कर सकते, और आप लगे रहें, आप डटे रहें, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लगे ना रहें। तो मेन उनका मोटिव यही रहता है कि अब 20 साल कोई नहीं लगता। तो अगर 100 में से एक भी ऐसे केस आएंगे और कोई आप जीतेंगे, तो उनको नेक्स्ट टाइम जब वो ऐसा प्रोसीजर करेंगे तो उनको याद रहेगा कि हमें केयरफुल रहना चाहिए, हमें ये नेग्लिजेंस नहीं करना चाहिए। तो 2 रीजंस के लिए, मतलब 2 रीजन नहीं, एक मेनली एक ही रीजन था जिसके लिए हमें ये लगा ये मेडिकल नेग्लिजेंस है। क्योंकि मेनली तो अगर पहला केस है कि जो डैड मेरे स्टडी करने गए थे, उसके बाद जो प्रोसीजर किया गया उनपे, उसके लिए कंसेंट नहीं लिया था। तो ये बहुत ही क्लियर है कि कुछ प्रोसीजर्स में आपको आपकी कंसेंट चाहिए, आपकी, और या आप अगर होश में ना हो तो आपकी फैमिली मेंबर्स की कंसेंट लेनी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने जब रिसर्च किया, हम लोगों ने देखा कि ये ऑपरेशन जो हुआ है उसके लिए कंसेंट लेना चाहिए। हम लोगों ने पूछा कि कंसेंट कहाँ लिया गया था, क्योंकि मेरे डैड अकेले थे, होश में थे, तो उनसे कंसेंट नहीं लिया गया था और हमें भी कांटेक्ट नहीं किया गया था। तो वो क्लियर कट केस था। दूसरा पॉइंट जो है वो उन लोगों ने वो एक्चुअली नेग्लिजेंस पेसमेकर लगाने टाइम हुआ, जाके पेसमेकर जब उन्होंने लगाया तो मेरे डैड जब रिटर्न आए घर, और 1 हफ्ते बाद उनका पूरा चेस्ट एरिया वो थोड़ा स्वेल हो गया था। तो वो तो क्लियर कट हमें दिख गया था कि ये पेसमेकर अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुआ था। जो हमने कार्डियोलॉजिस्ट से गुवाहाटी में चेक कराया तो उन्होंने बोला कि ये पेसमेकर अच्छे से लगाया नहीं गया है, इसलिए ये साइड इफेक्ट हुआ है। एंड द ओनली वे उनको बचाया जाए कि ओपन हार्ट सर्जरी करना चाहिए, ये जनरली नहीं होता। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने हमें ही बोल दिया था कि ये तो नेग्लिजेंस हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ है। कंज्यूमर फोरम ने पेसमेकर का इशू नहीं लिया। जो पहला उन्होंने कंसेंट नहीं लिया था, वो एक पॉइंट, और दूसरा एक पॉइंट था कि कोर्ट ने उनसे पूछा था कि जो पहला स्टडी था उनके ट्रेसेस कोर्ट में सबमिट करें, कि पेश कीजिए। तो उन्होंने वो एविडेंस कोर्ट में सबमिट नहीं किया। उन्होंने बोला कि वो एविडेंस हमारे पास नहीं है, हमने पेशेंट को दे दिया था, पर हमको नहीं दिया गया था, क्योंकि वो अगर सबमिट करते तो उसमें क्लियर कट दिख जाता कि ये सेकंड प्रोसीजर जो है उनको नहीं करना था। तो इसलिए उन्होंने एविडेंस हाइड किया। सो 2 ही पॉइंट में वो हारे, एक तो कंसेंट नहीं लिया था और दूसरा एविडेंस कोर्ट से हाइड किया था। भारत के इतिहास में किसी चिकित्सीय लापरवाही के मामले में दिए गए सबसे अधिक मुआवजों में से एक है डॉक्टर कुणाल साहा का मामला, जिन्हें 15 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। दुर्भाग्य से डॉक्टर साहा ने कोलकाता के एक डॉक्टर द्वारा दिए गए स्टेरॉयड की ओवरडोज के चलते अपनी पत्नी को खो दिया था। बात 1998 की है, जब अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर साहा भारत आए थे और उनके साथ ये हादसा पेश आया। उन्होंने 15 साल तक भारत में मुकदमा लड़ा और देश की सर्वोच्च अदालत से उन्हें अंतिम राहत मिली। पर क्या हर किसी के पास इतनी लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ने का सामर्थ्य है? भारत की स्थिति ऐसी है कि किसी मरीज के लिए मेडिकल लापरवाही का केस जीतना लगभग एक नामुमकिन सी बात है। यहाँ का लगभग सारा सिस्टम पूरी तरह से डॉक्टर्स के पक्ष में झुका हुआ सा लगता है, और हर कोई डॉक्टर साहा या तन्मय गोस्वामी की तरह टिक पाने में सक्षम नहीं है। इसमें समय, धैर्य और ऊर्जा के अलावा भी बहुत सारे संसाधन लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबूत देने का बोझ शिकायतकर्ता पर ही होता है, और आम लोगों के लिए आसान बात नहीं है, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिस से जुड़े तथ्य और उनसे जुड़े शब्द जाल से पूरी तरीके से वाकिफ होना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में मेडिकल लापरवाही का केस दर्ज करना और उसको एक अंजाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। मेडिकल लापरवाही का केस दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है? मोटे तौर पर ऐसा करने के लिए 3 तरीके हैं।
आप स्टेट या नेशनल मेडिकल कमीशन या मेडिकल काउंसिल में कंप्लेंट कर सकते हैं या उपभोक्ता फोरम या सिविल कोर्ट से संपर्क कर सकते हैं और वहां केस दायर कर सकते हैं। भारत में डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए उस राज्य के स्टेट मेडिकल काउंसिल से लाइसेंस लेना होता है। यदि आप वहां शिकायत दर्ज करते हैं तो यह शिकायत काउंसिल की एक कमेटी को भेजी जाती है जो शुरुआती तौर पर मामले को देखती है। अगर ये कमेटी आप द्वारा दिए गए सबूतों से संतुष्ट हो जाती है तो मामला उसी काउंसिल की एक और कमेटी, जिसे एथिक्स कमेटी कहते हैं, उसके पास चला जाता है। अगर राज्य की काउंसिल की एथिक्स कमेटी भी संतुष्ट हो गई आप द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर, तो वो एक निर्णय पर पहुंच सकती है जो निर्णय आपके पक्ष में या डॉक्टर के पक्ष में हो सकता है। फिर अगर राज्य के मेडिकल काउंसिल ने निर्णय आपके पक्ष में लिया तो वह डॉक्टर के लाइसेंस को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर सकती है या उसका रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए रद्द कर सकती है। स्टेट मेडिकल काउंसिल द्वारा लिए गए फैसले को दोनों में से कोई भी पक्ष नेशनल मेडिकल कमीशन में चुनौती दे सकता है, जहां से फिर इस पूरी प्रक्रिया को दोहराया जाता है। यहाँ 3 बातें गौर करने लायक है। पहला, इस स्टेट और मेडिकल काउंसिल में होने वाली प्रक्रियाओं को खत्म होने में कई साल या कई दशक लग सकते हैं। दूसरा, इस प्रक्रिया में आपको कोई मुआवजा नहीं मिलता। हाँ, अगर फैसला आपके पक्ष में हुआ तो डॉक्टर का लाइसेंस टेम्परेरी या परमानेंट रूप से रद्द किया जा सकता है। और तीसरा, सभी मेडिकल काउंसिल्स में शामिल लोग और फैसला देने वाले शामिल लोग डॉक्टर्स ही होते हैं। कुल मिलाकर ये डॉक्टरों द्वारा डॉक्टरों के बारे में फैसला लेने का मामला बन जाता है। अगर देश के कानून की बात करें तो मेडिकल लापरवाही का आपराधिक मामला भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 304A के अंतर्गत आता है। कानून कहता है जो कोई भी लापरवाही से या गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में ना आने वाली किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है तो उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। कोई शिकायतकर्ता किसी डॉक्टर और संबंधित अस्पताल के खिलाफ आईपीसी के तहत अदालत में केस दाखिल कर सकता है या मुआवजे के लिए उपभोक्ता फोरम से भी संपर्क कर सकता है, जैसा कि आपने डॉक्टर साहा और तन्मय गोस्वामी के बारे में जाना। पर इन उपभोक्ता फोरम्स और इन कोर्ट में भी लंबे लंबे केस चल सकते हैं। यहाँ पर आपको वकीलों की फीस से लेकर बाकी सारे संसाधन जुटाने पड़ सकते हैं और निश्चित तौर पर ये काम बहुत कठिन है। इस तरह की और कुछ अन्य परेशानियों से निपटने का एक तरीका था क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, जिसे 2010 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था। इस अधिनियम का भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या IMA ने पुरजोर विरोध किया। इस अधिनियम के तहत कहा गया था कि सबसे पहले सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को या अस्पतालों को पहले तो पंजीकृत होना पड़ेगा। पर आखिर क्या थी इस अधिनियम की मुख्य बातें और आप लोगों के लिए ये आखिर क्यों ज़रूरी था? इसमें कई प्रावधान थे, लेकिन संक्षेप में आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपके और हमारे कुछ अधिकार सुनिश्चित करती थी। एक मुख्य बात जो इस कानून में लिखी गई थी, उसके मुताबिक एक न्यूनतम मानक तय होना जरूरी था जो कि हर स्वास्थ्य सुविधा केंद्र या अस्पताल में होने ही थे। जो मरीज के दाम लिए जाने थे और उनसे संबंधित सुविधाएं देनी जानी थी, उसका विवरण प्रमुखता से डिस्प्ले करने की बात अस्पतालों में कही गई, जिससे किसी धोखाधड़ी को पूरे तरीके से रोका जा सके। सभी अस्पताल और क्लिनिक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के दायरे में ही दाम लेंगे, मनमाने ढंग से नहीं, ऐसा उस नियम में कहा गया था। इन दरों का निर्धारण केंद्र और राज्य सरकारों के परामर्श से और बाकी अन्य स्टेक होल्डर्स की सलाह पर समय समय पर तय किया जाना था और जरूरत पड़ने पर इन्हें रिवाइज भी किया जाना था। इस प्रकार कोई भी अस्पताल मनमानी
और अपारदर्शी कीमतें नहीं वसूल सकता था। सभी अस्पताल और स्वास्थ्य संबंधी केंद्र राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए मानक दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते। मोटा मोटी ज़्यादातर बीमारियों का इलाज की एक ब्रॉड रूपरेखा इन नियमों के तहत तय की जानी थी और उन गाइडलाइंस को उन डॉक्टर्स को और अस्पतालों को फॉलो करना था, ताकि मरीज गैर ज़रूरी टेस्ट या गैर ज़रूरी अन्य प्रक्रियाओं या सर्जरीज से बच सके। इन नियमों में ये भी कहा गया कि यदि कोई अस्पताल ये दावा करता है कि उसके पास विशेष तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं देने का संसाधन मौजूद हैं, तो उन अस्पतालों को वहां उन डॉक्टर्स की मौजूदगी भी सुनिश्चित करनी थी, ताकि जब मरीज वहां पहुंचे तो उसे यह कह के ना लौटा दिया जाए कि इससे संबंधित डॉक्टर तो हमारे पास हैं ही नहीं। संक्षेप में समझिए तो ये भारत में अस्पतालों को रेगुलेट करने की दिशा में कई दशकों में लिया गया एक पहला और ज़रूरी कदम था। देश के डॉक्टर मेडिकल काउंसिल द्वारा तो रेगुलेट किए जाते हैं, चाहे इसका अमल जिस भी स्तर पर हो, पर अस्पतालों को रेगुलेट करने के लिए कोई नियम कानून इस देश में नहीं था और इसलिए क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जरूरी था। पर आईएमए ने पूरा जोर लगाकर राष्ट्रीय स्तर और लगभग सभी राज्यों में इसका पुरजोर विरोध किया। देश के विभिन्न हिस्सों में इसके लिए रोज आए दिन विरोध प्रदर्शन हुआ करते थे आईएमए के द्वारा। हालांकि एक पहलू ये भी है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या आईएमए की कुछ आपत्तियां पूरी तरह अतार्किक नहीं थी, जैसे कि इससे सरकार की प्रशासनिक मशीनरी का स्वास्थ्य सुविधाओं को रेगुलेट करने के लिए पूरा नियंत्रण मिल जाता और ये एक तरह का आईएमए की भाषा में बाबू राज स्थापित हो जाता। लेकिन कुछ विवादास्पद मुद्दों पर बातचीत का विकल्प रखने की बजाय आईएमए ने विरोध प्रदर्शन और अदालतों का सहारा लिया और इस तरह ये क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लागू होने से पहले ही इतिहास बनने के लिए मजबूर हो गया। हेल्थ केयर की नज़र से देखें तो ऐसे और भी कई कानून हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इनमें से सबसे पहला है राइट टू हेल्थ। पर क्या आपको मालूम है कि भारत में राइट टू हेल्थ का कोई अधिकार नहीं है? राइट टू फूड है, राइट टू एजुकेशन है, पर राइट टू हेल्थ का कोई अधिकार नहीं है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये आपके लिए फ़ायदेमंद क्यों है? और इसके ना होने से आपको क्या नुकसान है? इस पर एपिसोड के अगले हिस्से में विशेषज्ञ के साथ एक चर्चा की गई है। लेकिन मुझे यह भी ज़रूरी लगता है कि आज अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो स्वास्थ्य के संबंध में न्यायपालिका की क्या भूमिका है इसका भी जिक्र होना चाहिए। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने देखा कि न्यायपालिका नीति निर्देशन यानी कि पॉलिसी को लेकर कई बार निर्देशन देती हुई और सक्रिय रूप से शामिल होती हुई नजर आई। लेकिन यह कहना भी गलत नहीं है कि केंद्र सरकार ने कभी कभी देश की सर्वोच्च अदालत को भी आसानी से गुमराह कर दिया। मिसाल के लिए ऐसा ही एक मामला था भारत की वैक्सीन नीति का। इसे लेकर कुछ याचिकाकर्ताओं ने अदालत का रुख किया और कहा कि टीकाकरण को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। इसी सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को बताया कि उस समय जिस वैक्सीन की बात हो रही थी, कॉर्बेवैक्स, उस वैक्सीन की सिफारिश उसके लिए एक विशेषज्ञ कमेटी जिसका नाम एंटागी था, एंटागी ने किया था। एंटागी में डोमेन विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं और सरकार को एंटागी की अप्रूवल की ज़रूरत होती है किसी भी वैक्सीन का इस्तेमाल आम लोगों में हो ये सुनिश्चित करने के पहले। सरकार ने उस समय अदालत में ये दावा किया कि एंटागी ने कॉर्बेवैक्स को अप्रूव किया और वो मीटिंग जिसमें एंटागी ने इस वैक्सीन को मंजूरी दी, उस मीटिंग के मिनट्स सार्वजनिक डोमेन, पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। हालांकि दूसरी तरफ एंटागी के ही एक सदस्य ने ऑन रिकॉर्ड द वायर को बताया था कि उस एंटागी ने कॉर्बेवैक्स को कोई मंजूरी नहीं दी थी उस समय पर। और तो और सुनवाई के समय मंजूरी वाली मीटिंग
जिसकी बात और जिसके मिनट्स को लेके सरकार ने दावा किया था कि वह पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, वो उस टाइम पर मौजूद थे ही नहीं। पर कोर्ट ने सरकार की बात पे भरोसा कर लिया और हमारी ये रिपोर्ट जिसमें हमने ये कहा कि सरकार ने कोर्ट को गुमराह किया और जिसका स्क्रीनशॉट आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसके सामने आ जाने के बावजूद इस फैसले को चुनौती नहीं दी गई। तो सवाल यहाँ यह है कि अगर देश की सबसे बड़ी कोर्ट को सरकार आसानी से गुमराह कर सकती है, तो क्या वर्तमान में कोर्ट में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी विज्ञान से जुड़े मसले देखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था या काबिलियत मौजूद है? ये टिप्पणी जितनी सरकार के बारे में है उतनी ही न्यायपालिका के बारे में भी है। शायद अब वक्त आ गया है कि न्यायपालिका खुद से भी ये सवाल पूछे। इसी से जुड़ा दूसरा हालिया मामला एक महिला के गर्भावस्था को मेडिकल तरीके से खत्म करने या अबॉर्शन से जुड़ा हुआ सामने आया था। एक 27 वर्षीय महिला ने अदालत से अपने गर्भ के 26वें सप्ताह में इजाज़त मांगी कि वह अबॉर्शन करा सके। यह पिछले साल अक्टूबर की बात है। बता दें कि भारत के कानून के अनुसार 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी को ही खत्म करने की इजाज़त है। इसके बाद अबॉर्शन मान्य नहीं है और यदि कोई महिला अबॉर्शन कराना चाहती है तो उसे कोर्ट का रुख करना होगा। यह महिला जिसके बारे में बात कही गई, इसका कहना था कि वह एक मानसिक समस्या पोस्टमार्टम साइकोसिस से जूझ रही है और इसलिए वह अपने आने वाले तीसरे बच्चे की देखभाल करने की स्थिति में नहीं है। पोस्टमार्टम साइकोसिस एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो कि प्रेगनेंसी से गुजर चुकी कुछ महिलाओं को अपना शिकार बनाती है। पर सुप्रीम कोर्ट ने देश के कानून को बरकरार रखते हुए अबॉर्शन की अनुमति उस महिला को देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस महिला की प्रेगनेंसी 24वें सप्ताह को पार कर 27वें सप्ताह में जा चुकी थी। हालांकि जब महिला ने कोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी तब 24वां सप्ताह ही चल रहा था। कोर्ट ने यह डिसीजन मेडिकल बोर्ड की सलाह पर भी लिया। उस बोर्ड ने कोर्ट को कहा कि फीटस यानी कि मां की कोख में पल रहा बच्चा स्वस्थ है और यदि उस स्टेज पर अबॉर्शन किया गया तो फीटिसाइड या बच्चे की मारने की श्रेणी में यह केस आएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि मां चाहे तो जन्म के बाद बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे सकती है, पर मां को बच्चे को जन्म देना ही पड़ेगा, भले उसके लिए वो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, भले वो पोस्टमार्टम साइकोसिस से ग्रसित हो। एक सवाल यहाँ समय सीमा का था। क्यों आखिर मां ने 24वें सप्ताह से पहले ही, जो कि देश के कानून में अलाउड है, उसने गर्भपात नहीं करवा लिया? पर इस मामले में महिला का कहना था कि उसे अपनी गर्भावस्था का पता ही बहुत देर से चला, 24वें सप्ताह के बाद, क्योंकि वह लैक्टेशनल एमेनोरिया नाम की अवस्था से भी पीड़ित थी। लैक्टेशनल एमेनोरिया की स्थिति में स्तनपान यानी कि बच्चे को फीड करवाने के दौरान आमतौर पर पीरियड्स नहीं होते। इसलिए जब उस महिला को पीरियड्स नहीं हुए तो उसे ऐसा लगा कि बच्चे को फीड करवाने के चलते उसे पीरियड्स नहीं हो रहे, बल्कि उसे यह नहीं समझ में आया कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए उसे पीरियड्स नहीं हो रहे। पीरियड्स ना होने की असली वजह उसकी तीसरी प्रेगनेंसी थी। ऐसे में जब तक उसे इस बारे में पता चला और अचानक पता चला, तब तक उस 24 सप्ताह का समय निकल चुका था। WHO के मौजूदा दिशा निर्देश गर्भपात के लिए किसी भी समय सीमा को हटाने की वकालत करते हैं, जैसे कि भारत में 24 हफ्तों की एक समय सीमा है। अदालत ने सुनवाई के समय WHO के दिशा निर्देशों समेत सभी दलीलों को खारिज करते हुए महिला को तीसरे बच्चे को जन्म देने को कहा। साथ ही संसाधनों को उपलब्ध कराए जाने का जिम्मा सरकार को सौंपा। पर ऐसा करते हुए, जैसा कि इस विषय के कई जानकारों ने उस समय भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक पुराने निर्णय को स्पिरिट में पलट दिया। 2022 के एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल एक महिला को ही अपने बॉडी या अपने शरीर पर अधिकार है और इसलिए वही अल्टीमेट डिसीजन मेकर है कि उसे अबॉर्शन कराना है या अबॉर्शन
नहीं कराना है। सरकार या कोई और यह डिसीजन नहीं ले सकता। पर इस दफ़ा उसी कोर्ट ने फीटस और माँ के अधिकारों के बीच फीटस को चुना, बच्चे को नहीं। महिला अधिकार कार्यकर्ता भी यही बात कहते हैं कि फीटस या भ्रूण पर महिला का ही अधिकार होता है। यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट भी अदालत के इस फैसले से नाखुश थे। इन दो मामलों के अलावा कई बार और भी ऐसे मामले सामने आए जिसने इस बहस को जन्म दिया कि क्या देश की अदालतों में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी विज्ञान के मसलों को और गहराई से सोचे जाने की ज़रूरत है।